विनीता सरकारी ऑफिस में नौकरी करती थी। यह नौकरी उसे पति के मरने के बाद ही मिली थी। वे बहुत ही छोटी सी उम्र में ही उसे और रतन को छोड़कर चले गए थे। उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अमेरिका भेजा, यह उसकी ही मर्जी थी। यहाँ वह अकेले ही अपनी जिंदगी बिता रही थी कि एक दिन बेटे ने कहा कि वह अपने साथ काम करने वाली बाई से शादी करना चाहता है। वे बेंगलोर के हैं, उसके माता पिता आपसे मिलने आएंगे। रतन के कहे अनुसार ही अस्मिता के माता पिता आए और शादी तय कर दी, लेकिन उन दोनों को यहाँ आने में दिक्कत है, इसीलिए शादी अमेरिका में ही करना चाहते हैं। विनीता का वीज़ा नहीं बना था, इसीलिए अपने इकलौते बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकी। अस्मिता के माता पिता ही जाकर आ गए। उसे बुरा तो जरूर लगा था, लेकिन उसके पड़ोस में जो रहने वाली सुमित्रा से उसने बहुत कुछ सीखा था। सुमित्रा के परिवार में 2 बेटे थे, बहू, और दोनों के 2-2 बच्चे रहते थे। सुबह उठकर सब नौकरी पर निकल जाते थे, लेकिन वह खुद जो पूरे घर के काम करती थी, उन सबको टिफ़िन बॉक्स देना, बच्चों की देखभाल सब करती थी। फिर भी आए दिन पति या बेटे उन्हें कुछ न कुछ कहते ही रहते थे। विनीता ने कभी भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। जब कभी विनीता सुमित्रा से कहती कि क्या है सुमित्रा, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि सारे काम तुम ही करती हो? उन्हें तो यह एहसान मानना चाहिए, लेकिन वे यह एहसान फरामोश हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ न कुछ सुना ही देते हैं। वह हंसते हुए कहा करती थी कि विनीता, अपनों को यह एहसान कैसा, यह तो मेरा फर्ज है, और यह सब मेरे अपने हैं। एक बात बताऊं, अगर जिंदगी को खुशी से बितानी चाहती हो तो समझौता करना सीखना चाहिए। पति जब कुछ कहते हैं ना, तो हम उन्हें छोड़कर चले नहीं जाते हैं, बल्कि समझौता करके उनके साथ ही अपना जीवन बिता देते हैं ना। वैसे ही मेरे बेटे हैं, उनकी कही गई बातों को दिल से क्यों लगाना, यही मेरे सुखद जीवन का रहस्य है। विनीता हंस देती थी। उसी समय रतन से फोन आया। माँ, यहाँ आओगी क्या? हमें आपकी याद आ रही है। सुमित्रा की बातों को याद करते हुए उसने बात को टाली और रिटायरमेंट ले लिया और अपने बेटे के पास अमेरिका चली गई थी। सुमित्रा को देखते देखते बेटा रतन, बहू अस्मिता और पोता रवि जो 6 साल का था और पोती सर्जना 9 साल की थी, सब बहुत खुश हो गए थे। एक हफ्ते तक अपने पोते पोती के साथ खेलती रही बहू ही सारे काम कर लेती थी। एक दिन रतन और अस्मिता विनीता के पास आकर कहने लगे कि माँ, अस्मिता की नौकरी लग गई है और वह सोमवार से मेरे साथ ही ऑफिस जाएगी। विनीता ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं बच्चों को संभाल लूँगी, तुम लोग बेफिक्र होकर काम पर जाओ। उस दिन से उनकी दिनचर्या में जो बदलाव आया। रवि और सृजना को स्कूल में बस में बिठा कर आती थी, फिर घर के काम करती थी। कहते हैं सब काम मशीन से ही कर देने, पर उनसे भी काम बढ़ता गया। शाम को बच्चों को बस स्टॉप से लेकर आती थी, फिर वह छोटे थे तो उनके पीछे लगना पड़ता था। कपड़े बदलवाना, खाना खिलाना आदि सभी सबको करते हुए विनीता थक जाती थी, परंतु वह सुमित्रा की बातों को याद करते हुए खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन रतन ने कहा, माँ, शाम को आप बच्चों को लेकर पार्क में जा सकती हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे भी खेलेंगे। यह बात उसे अच्छी लगी, इसीलिए दूसरे दिन उसने बच्चों को स्कूल से आते ही उन्हें तैयार कर देती है और उन्हें देखते देखते वही एक बेंच पर बैठकर उन्हें देख रही होती है पार्क में। इस तरह वह रोज बच्चों को लेकर पार्क में जाने लगी और वहीं उसकी मुलाकात जगन्नाथ जी से हो जाती है कि उन्होंने विनीता को देखते हुए कहा, मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं और मेरी पत्नी 3 साल पहले बेटे के पास रहने आए थे। 2 साल पहले वह मुझे अकेला छोड़कर चल बसे। मैं यहाँ इंडिया से आया हुआ हूँ, लोगों को अमेरिका में पर्यटन स्थल गाइड बनकर घुमाता हूँ। आपको मालूम ही है ना, मेरे बच्चों को अपने माता पिता को घुमाने का समय नहीं मिलता है, तो उनकी मदद कर देता हूँ। समय नहीं मिलता है, आप भी पहली बार आए हैं, शायद नेक्स्ट टूर होगा तो आपको बता दूंगा। उस दिन से विनीता की जगन्नाथ से रोज मुलाकात होने लगी।
वह जब भी उनसे बात करती थी ना तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह अपने बड़े भाई राजेंद्र से बात कर रही है। अपनी यह दिनचर्या कुछ दिनों तक अच्छी लगी। पति की मृत्यु और रतन के हॉस्टल जाने के बाद से उसे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं रही। इंडिया में उसके पास काम वाली बाई और खाना बनाने वाले के कुक सब थे। इतना काम करने की आदत नहीं होने के कारण पैरों में दर्द और हल्का सा बुखार जैसा लग रहा था। उस दिन बच्चों को लेकर वह पार्क नहीं गई। पोता रवि पीछे पड़ गया था कि हमें जाना ही है। वह जोर से रोने लगा तो विनीता ने उसके लिए कार्टून चैनल लगाकर दे दिया। पोती सिरजना भूख के मारे चिल्लाने लगी तो जल्दी से उसके लिए दूध गर्म करके गिलास में डालकर दे दी। उसी समय अस्मिता और रतन भी घर आ गए और बच्चों की हालत देखकर रतन ने कहा, क्या है ये माँ, शाम को हर दिन ऐसा ही माहौल रहता है क्या? मैंने तो आपसे कहा था कि बच्चों को पार्क ले जाया करो और आपने उन्हें कार्टून लगाकर एक जगह बिठा दिया। अस्मिता कहने लगी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी माँ को बुला लेते, वह कितने अच्छे से बच्चों को संभाल लेती हैं, लेकिन आपको तो अपनी माँ को बुलाना था। अब भुगतो, कहकर कमरे में चली गई। दोनों में से किसी ने भी यह पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। दूसरे दिन सुबह वह अपने बच्चे के साथ वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने गए। माँ से पूछा भी नहीं कि चलोगी क्या। उनको जाते ही शाम को विनीता पार्क में पहुंची और जगन्नाथ विनीता को देखते ही उसके पास आकर बैठ गए। उसे उदास देख पूछा कि क्या बात है विनीता, एनी प्रॉब्लम? विनीता की आंखें आंसू से भरी हुई थी। जगन्नाथ की संतावना भारी बातें सुनकर उसकी आंखें बरस पड़ी। जगन्नाथ ने थोड़ी देर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, फिर सारी बातें सुनी। वीकेंड खत्म होने के बाद जब रतन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पहुंची तो माँ दिखाई नहीं दी। पूरा घर छान मारा लेकिन विनीता दिखाई नहीं दी। इस बार अस्मिता भी डर गई थी। 2 दिन बाद सुबह लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजी। वहीं बैठे रतन ने फोन उठाया और वहाँ विनीता थी। हाँ तो कान्हा, मैं इंडिया पहुँच गई हूँ, मामा के साथ घर जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी। मेरे बोर्ड में कुछ कपड़े के नीचे कुछ है, उसे देख लेना, कहकर फोन रख दिया था। रतन जल्दी से उनके रूम में पहुंचकर देखा तो कपड़े के नीचे एक पत्र था। उसे लेकर पढ़ने लगा। विनीता ने पत्र में लिखा था कि बेटा, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को तुम्हारे रंग में रखने की। मैं हमेशा सोचती थी कि अपनों का एहसान कैसा, उनके लिए काम करना तो हमारा फर्ज है, पर अपने स्वाभिमान की बलि देकर नहीं। रतन, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। मैंने कोई शपथ भी नहीं ली है कि अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। हाँ, जब तुम्हें लगे कि तुमने गलत किया है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मुझे बुलाओ, मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे टिकट कहाँ से मिला, अचानक निकली कैसे? जगन्नाथ भैया मुझसे पार्क में मिलते थे, उन्होंने ही मेरी टिकट बुक करवा था और एयरपोर्ट तक ड्रॉप भी किया था। तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद, मेरी फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ। रतन और अस्मिता दोनों को ही अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था।